नमस्कार। संपूर्ण चाणक्य नीति। चाणक्य भारतीय इतिहास के एक युग पुरुष, असंभव को संभव कर दिखाने वाले ऐसे शस्त्र विहीन योद्धा जिन्होंने अपनी नीतियों के बल पर ही भारत के इतिहास को एक सुनहरा मौका दिया। समाज, राजनीति, धर्म और कर्म का खुला विवेचन किया है। चाणक्य ने इन नीतियों में ये नीतियां जीवन की अंधेरी राहों में सूर्य की किरणों सा मार्गदर्शन करती हैं। जीवन की अति गूढ़तम गुत्थियों को सुलझाने वाली सुस्पष्ट नीतियां की अभूतपूर्व प्रस्तुति आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वह चाणक्य का पुत्र होने के नाते चाणक्य था। उसकी चालें शत्रु की पकड़ में नहीं आती थी, अति कुटिल थी, इसलिए उसे लोगों ने नाम दिया था कौटिल्य। वह दिखने में जितना कठोर था उतना ही सहृदय भी था। राजनीति की बिसात पर टेढ़ी मेढ़ी चालों का खिलाड़ी होने पर वह भी सच्चा महात्मा था। उसके लिए सुख, वैभव, पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। अखंड भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए कहीं न कहीं रुका नहीं और न कहीं झुका। चाणक्य के बचपन की एक छोटी सी घटना है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जब उसके पिता उनको कह रहे थे, क्या कर रहे हो, कुछ तो पवित्र है, इन पर क्रोध करना अच्छा नहीं। तो चाणक्य कहते हैं कि जो कष्ट पहुंचाए उसे जीने का हक नहीं, उसे नष्ट करना ही पुण्य है। लेकिन कुछ तो नष्ट नहीं होते, अवसर पाकर फिर फैल जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसकी दोबारा होने की सभी संभावनाओं को जलाकर राख कर दूंगा। शत्रु को निर्मूल करने पर विश्वास करता हूँ। मैं बालक के पैरों में कुश नामक घास चुभी थी, अतः उसने कुश को ही निर्मूल कर दिया। खोद खोद कर उसकी जड़ों में मट्ठा डालकर बची खुची छोटी छोटी जड़ों को भी जला दिया था। उसने योग्य आचार्य ने बालक में छिपी संभावनाओं को पहचान लिया था। ऐसा आत्मविश्वास और प्रबल इच्छा शक्ति ही व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। ऐसे में यदि जन संवेदना का पुट मिल जाए तो व्यक्ति इतिहास पुरुष ही बनता है। और ऐसा ही हुआ भी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत के इतिहास की जिस बालक ने एक स्वर्णिम मोड़ दिया, वही बालक बड़ा होकर चाणक्य बना। उसका असली नाम था विष्णुगुप्त। उसकी कूटनीतिक विलक्षणता की वजह से लोग उसे कौटिल्य भी कहते थे। यह घटना तब की है जब विश्व के मानचित्र पर कुछ देशों का कहीं कोई अता पता नहीं था, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। धर्म, दर्शन और अध्यात्म की ही नहीं, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा लेने के लिए भी विदेशों से विद्यार्थी भारत भूमि पर आया करते थे। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में राजनीति और तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। भारत की सीमाएं उस समय अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। उस समय भारत सोने की चिड़िया था। विदेशी आक्रांताओं को भारत की समृद्धि खटक रही थी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे हिंदुस्तान के रणबांकुरों का सामना कर सके। अंततः उन्होंने दान और भेद की नीति का सहारा लेकर मगध के शासक धर्मनंद की कमियों को पहचान लिया और उसे अपने पास में भी कस लिया था। वर्तमान के पटना तथा तत्कालीन पाटलिपुत्र के आसपास फैला पूर्व उत्तर की सीमाओं को छूता हुआ एक विशाल शक्तिशाली वैभव संपन्न राज्य था मगध। मगध के सिंहासन पर आसीन धर्मानंद सुरा सुंदरी में इतना डूब चुका था कि
उसे राज्य कार्यों को देखने की फुर्सत ही नहीं थी। वह अपनी मौज मस्ती के लिए प्रजा पर अत्याचार करता, जो भी आवाज उठाता उसे कुचल दिया जाता। चाणक्य को भी जनहित के लिए उठाई गई आवाज की सजा मिली थी। उस महान आचार्य को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक एक करके हुई हृदय विदारक घटनाएं चाणक्य पुत्र चाणक्य के हृदय में फांस की तरह धंसी हुई थी। एक दिन जब राज्यसभा में समूचे आर्यावर्त की स्थिति का विवेचन करते हुए चाणक्य ने मगध राज धर्मनंद को उनका कर्तव्य याद दिलाया तो वह झुंझला उठा। उसने चाणक्य को दरबार में से धक्के मारकर निकाल फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों के चाणक्य को धक्के मारकर दरबार से निकालने की कोशिश के बीच चाणक्य की शिखा खुल गई। वह चाणक्य का ही नहीं, देश की उस आवाज का भी अपमान था जो अपने राजा के सामने अंधकार में विलीन होते अपने भविष्य को बचाने की गुहार कर रही थी। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब यह शिखा तभी बंधेगी जब नंद वंश का समूल नाश हो जाएगा। चाणक्य ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त को चुना। चंद्रगुप्त में छिपी संभावनाओं को चाणक्य ने एक एक करके तराशा। सोचे हुए कार्य को मूर्त देना, रूप देना चाणक्य के लिए आसान नहीं था। मकदुनिया के छोटे से प्रदेश से सिकंदर नामक आंधी की गर्द भारत की सीमाओं पर छाने लगी थी। कंधार के राजकुमार अंभी ने सिकंदर से गुप्त संधि कर ली थी। पर्वतेश्वर पोरस ने सिकंदर की सेनाओं का डटकर सामना किया, लेकिन सिकंदर की रणनीति ने पासा पलट दिया। सिकंदर की ओर से हुई बाण वर्षा में घबराई पोरस की जुझारू गज सेना ने अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। पोरस की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। बाद में सिकंदर ने पोरस को उसकी वीरता से प्रसन्न होकर छोड़ भी दिया। इस पराजय के बाद आचार्य चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त अपनी सेना को संगठित करने, उसे तैयार करने और युद्ध की रणनीति बनाने में पूरी तरह से लग गया। भारी भरकम शास्त्रों, सीरा शास्त्रों और कवचों आदि की जगह हल्के परंतु मजबूत हथियारों ने ली। शारीरिक शक्ति के साथ ही बुद्धि चातुर्य का भी प्रयोग किया गया। चाणक्य की कूटनीति ने इस स्थिति में अमोघ बार ब्रह्मास्त्र का काम किया। कौटिल्य ने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। नंद वंश का समूल नाश हुआ और चंद्रगुप्त ने मगध की बागडोर संभाली। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलन का चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ। धर्मनंद का प्रधान आत्मय राक्षस चंद्रगुप्त का महान आत्मय बना। एक बार फिर से भारत बिखरते बिखरते बच गया और सिकंदर नाम की आंधी वापस होकर अपने देश चली गई। भारत की गरिमा विश्व के सामने फिर से निखर कर सामने आई और चाणक्य अपने निर्जन एकांत में राजनीति के पूर्व ग्रंथों का आवागहन कर अपने व्यक्तिगत अनुभवों का पुट दिया। अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। कौटिल्य शास्त्र नामक एक ग्रंथ राजकर्मियों तथा प्रजा के संबंध, राज्य व्यवस्था संदर्भ में अनुकरणीय व्यवस्था देता है। कुछ विद्वानों ने चाणक्य की तुलना मैकियावली से की है, लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से सहमत नहीं थे। उनकी दृष्टि में चाणक्य की महानता मैकियावली सामने काफी अदने है। चाणक्य का एक महान अर्थशास्त्री, राजनीति के वेता तथा कूटनीतिज्ञ होते हुए भी महात्मा थे। वे सभी प्रकार की भौतिक
उपाधियों से परे थे। इसी कारण कामंडकीय नीतिसार में विष्णुगुप्त के लिए कुछ पंक्तियां लिखी गई थी। जन जन कल्याण के लिए जो भी जहां से मिला उसे चाणक्य ने लिया और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की, और वे अपने ग्रंथ का शुभारंभ करते हुए शुक्राचार्य बृहस्पति दोनों का नमन करते हैं। दोनों गुरु हैं और दोनों की अपनी अपनी विशिष्ट धाराएं हैं। अलग अलग समय के राजाओं के साथ उनके जितने भी राजगुरु हुआ करते थे, अपने अपने हिसाब से वे लोग अपना गोल सेट करते थे। लेकिन उनमें से एक महान जो चाणक्य जी थे, आज के दौर में भी हम लोग चाणक्य को, नीति को सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति मानते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में फिर से हम चाणक्य के बारे में कुछ और नई एपिसोड लेकर आएंगे। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और साथ साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।